देखिए यहाँ पर 80 नंबर की गाथा चल रही है पंचास्तिका संग्रह में। और एक एक बिंदु जो गाथा में आए थे उनका विश्लेषण किया जा रहा है। तो उसमें हम यहाँ पर आए हैं कि समय समय देखिए काल का विभाग हुआ, मतलब सबसे छोटी इकाई। तो काल तो ऐसे अभेद, वो भी भेदात्मक है जैसे सभी द्रव्य हैं। तो उसका भेद जो है, प्रवाह जो होता है काल में, वर्तन होता है, परिणमन होता है। तो एक समय का परिणमन, दो समय का परिणमन, ये समय कहां से आया, मतलब समय का जो भेद है ये कैसे उत्पन्न हुआ? तो ये परमाणु के कारण उत्पन्न हुआ। कैसे कि आकाश के एक प्रदेश पर एक परमाणु है, वह परमाणु जब मंद गति से आकाश के उस प्रदेश का उल्लंघन करता हुआ दूसरे प्रदेश पर पहुंच जाता है तो वह कहलाता है एक समय। उसमें जितना काल लगा उसको कहते हैं एक समय। इस तरह समय समय जो काल की इकाई है वह परमाणु के द्वारा उत्पन्न हुई, निष्पन्न हुई, बताई गई। ठीक है ना? परमाणु के द्वारा उत्पन्न हुई मतलब उत्पन्न तो काल द्रव्य से ही हुई। समय तो काल द्रव्य का ही परिणमन है, लेकिन काल द्रव्य का जो परिणमन है एक समय, वो परमाणु के माध्यम से ज्ञात होता है। इसीलिए वह उसको काल का विभाजक, मतलब काल को भेदने वाला कहा गया कि काल का भेद कर दिया उसने। काल का भेद है सबसे छोटा भेद समय। पर एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, पांच समय, संख्या समय, असंख्यात समय इत्यादि हमने भेद किए, और इसी से बनते हैं वो समय के बाद घड़ी, घंटा, महीना, वर्ष इत्यादि। ये सारे बड़े बड़े विभाग भी ये पुद्गल के इसके यहीं से, इसके निमित्त से ही वो होते हैं। तो काल का विभाजक इसलिए परमाणु को कहा गया है। ठीक है? वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा संख्या का भी विभाजक है। अब संख्या का विभाजक कहने के लिए 4 पॉइंट दिए हैं। संख्या का किस किस तरह से विभाग करता है, बांटता है संख्या को, कैसे? देखिए, वह एक प्रदेश द्वारा उसके रचे जाने वाले दो आदि भेदों से लेकर 3 अणु, 4 अणु, संख्यात अणु इत्यादि द्रव्य संख्या के विभाग स्कंधों में करता है। स्कंधों में विभाग कैसे होता है, भेद कैसे पड़ता है? कि 2 परमाणु का स्कंध, 3 परमाणु का स्कंध, तो 2 परमाणु का स्कंध अलग, 3 परमाणु का स्कंध अलग, 4 परमाणु का स्कंध अलग, संख्यात परमाणु का स्कंध अलग, असंख्यात परमाणु का स्कंध अलग, अनंत परमाणु का स्कंध अलग। ऐसे अनंत अनंत अलग अलग जो हैं, ये इतने सारे विश्व के स्कंध हैं। ये सब किसने विभाजित किए, मतलब किसके निमित्त से विभाजित होते हैं? कि परमाणुओं की संख्या से पता चलता है कि ये स्कंद इतने परमाणु वाला है, तो ये स्कंद इतने परमाणु वाला है, तो ये परमाणु इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो ये विभाग हो गया ना स्कंधों का, है ना? तो ये सब परमाणु के कारण से विभाग होता है। तो पहला तो उसके ही अंदर विभाग हो गया, जो परमाणु से स्कंध बनते हैं, उन स्कंधों का विभाग करने वाला परमाणु कहा। अब ये संख्या हो गई, एक एक परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु ऐसे, और 2 परमाणु का स्कंध, 3 परमाणु का स्कंध इत्यादि, संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु का स्कंध। ये संख्याएं हो गई, स्कंधों की संख्याएं परमाणु के आधार से। अब देखिए दूसरा, वह एक प्रदेश द्वारा उसकी जितनी मर्यादा वाले आकाश प्रदेश से लेकर 2 आकाश प्रदेश, 3 आकाश प्रदेश, असंख्य आकाश प्रदेश इत्यादि क्षेत्र संख्या के विभाग करता है। आकाश का एक प्रदेश का मापदंड किसके आधार से निश्चित होता है? परमाणु के। कि परमाणु आकाश की जितनी जगह घेरता है, रोकता है, जितनी जगह में वो परमाणु रहता है, उसको कहते हैं आकाश का एक प्रदेश। तो 2 परमाणु जितनी जगह में रहेंगे उसको क्या कहेंगे? 2 प्रदेश, आकाश के 2 प्रदेश। 3 रहेंगे तो 3 प्रदेश, 4 रहेंगे तो 4 प्रदेश। ऐसे संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, अनंत प्रदेश, आकाश के अनंत प्रदेश तक होते हैं।
ठीक है। इस तरह परमाणु के निमित्त से ही आकाश के प्रदेशों का की संख्या का विभाग होता है। ठीक है। तीसरा देखिए कि वह एक प्रदेश द्वारा एक आकाश प्रदेश का अतिक्रम करने वाले उसके गति परिणाम जितनी मर्यादा वाले समय से लेकर 2 समय, 3 समय, संख्या समय इत्यादि काल संख्या के विभाग करता है। क्षेत्र संख्या के विभाग करता है, काल संख्या के विभाग करता है, ऊपर लिखा था द्रव्य संख्या के विभाग करता है। ये काल संख्या का विभाग फिर से आया। ऊपर बताया था केवल समय के बारे में कि काल का विभाग कर दिया समय के माध्यम से। तो यहाँ पर अब यहाँ पर काल संख्या का विभाग किया जा रहा है। देखो द्रव्य संख्या के विभाग में 2 परमाणु का स्कंद, 3 परमाणु का स्कंद, संख्यात परमाणु का स्कंद, असंख्यात परमाणु का स्कंद, अनंत परमाणु का स्कंद एक किया था। फिर क्षेत्र संख्या के विभाग में आकाश के प्रदेश लिए कि आकाश के जितनी जगह को घेरता है परमाणु उसको कहते हैं एक प्रदेश। तो फिर एक प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, अनंत प्रदेश। तो इस तरह क्षेत्रिक संख्या का विभाग कर दिया। फिर यहाँ काल संख्या का विभाग कि एक परमाणु जब मंद गति से गमन करता हुआ आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है तो उसको कहते हैं समय। तो वहां तो बताया था काल का विभाजक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक समय, अब दूसरे उस प्रदेश से अगले प्रदेश पे जाएगा तब 2 समय, फिर 3 समय, 4 समय, संख्यात समय, असंख्यात समय, अनंत समय, है ना, इनके तो अनंत तक है। तो इस तरह से काल संख्या का विभाग करता है। चौथा वह एक प्रदेश द्वारा उसमें विवर्तन पाने वाले अर्थात परिवर्तित, परिणमित, जघन्य वर्णादि भाव को जानने वाले ज्ञान से लेकर भाव संख्या के विभाग करता है। क्या अर्थ हुआ इसका कि वह एक प्रदेश द्वारा उसमें विवर्तन पाने वाले परिवर्तित, परिणमित, जघन्य वर्णादि भाव को जानने वाले ज्ञान से लेकर कि उस परमाणु के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, है ना, और उसकी एक प्रदेशी परमाणु है और उस प्रदेश, एक प्रदेश के परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, गुण, उन गुणों का परिणमन होता है, वर्णादि का गुणों का परिणमन होता है। उस परिणमन को कौन जानता है? उस सूक्ष्म परिणमन को कौन जानता है? ज्ञान जानता है। तो उस परमाणु के एक समय के परिणमन को जानने वाला ज्ञान, फिर ऐसे ही 2 परमाणु के परिणमन को जानने वाला, 3 परमाणु के परिणमन को जानने वाला, ऐसे ज्ञान का विभाग तो होगा ना। और भी अन्य अनंत संख्यात परमाणु, असंख्यात परमाणु, अनंत परमाणु के जानने वाला ज्ञान, और फिर विश्व के अन्य द्रव्यों को जानने वाला ज्ञान। तो इस तरह से ये ज्ञान के भी विभाग कर देता है, मतलब ज्ञान कितना जानने वाला है ना। इससे परमाणु से ये बात भी यहाँ पर पता चली। देखो कि वह एक प्रदेश द्वारा उसमें विवर्तन पाने वाले अर्थात परिवर्तित, परिणमित, जघन्य वर्णादि भाव को जानने वाले ज्ञान से लेकर भाव संख्या के विभाग करता है। ये और तरह के जो भाव हैं उनकी संख्या का विभाग भी करता है। इसका फुटनोट कहीं दिया नहीं दिख रहा है। दो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, यहाँ पर भाव तक लिया। तो ज्ञान के भाव का तो यहाँ बता ही दिया है। ऐसी सभी द्रव्यों के, सभी गुणों के जो भाव हैं, परिणमन हैं, उनका भी विभाग कर देता है ना। कितने भाव हैं, एक समय का भाव, 2 समय के भाव, 3 समय के भाव, ऐसे बहुत सारे भाव, है ना। यहाँ ज्ञान की तरफ से तो लिखा ही है, जानने वाले ज्ञान से लेकर भाव संख्या के विभाग करता है। या ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो मैंने पहले कहा था उतना ही मात्र हो सकता है अर्थ, कि जघन्य जो वर्णादि भाव हैं उनको जानता है, तो एक परमाणु के भाव को जाना एक समय के,
फिर 2 समय के, 3 समय के, या 2 परमाणु के, 3 परमाणु के, 4 परमाणु के, उनके भाव को जाना। तो इस तरह जितने जितने परमाणु के भाव को जानेगा, पर्यायों को जानेगा, उस तरह का ज्ञान कहलाएगा, वो ज्ञान का विस्तार। अब पूरे 3 लोक के परमाणु को जानता है ना, ऐसे ही अन्य द्रव्यों को भी जानता है। ऐसे ही अन्य द्रव्यों में आकाश द्रव्य भी है जो लोक और अलोक में भी व्याप्त है, उसको भी जानता है, क्योंकि आकाश का भी तो विभाजन उस परमाणु के निमित्त से हुआ है, तो उसको भी जानता है। तो इस तरह ज्ञान के भाव, जो ज्ञान का जो भाव है, उसकी जो पर्याय है, उसकी शक्ति है, उसका विभाग भी परमाणु के माध्यम से होता है। ठीक है, इस तरह भाव संख्या के विभाग की, तो द्रव्य संख्या के विभाग, क्षेत्र संख्या के विभाग, काल संख्या के विभाग और भाव संख्या के विभाग परमाणु के माध्यम से होते हैं। इस तरह यहाँ 80वीं गाथा देखिए, प्रवचन सार की भी 80 गाथा है। यहाँ वहां तो शुद्धार्थ तत्व के अनुभव की विधि बताई है ना। यहाँ भी एक 80वीं गाथा है जहाँ परमाणु का कितना सुंदर स्वरूप बताया है, और परमाणु के इस गहन स्वरूप को जानने वाले ज्ञान की कितनी महिमा है, वो भी हमें समझ में आती है। और ऐसा महिमावंत ज्ञान जो विश्व के सारे परमाणु की इस गहनता को जान ले, सारे द्रव्यों की गहनता को जान ले, है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ जान ले, है ना, ऐसा ज्ञान स्वभाव हमारा है। और उसकी एक समय की पूर्ण विकसित पर्याय का नाम केवल ज्ञान है। वह हमारे ज्ञान का विकसित परिणमन हो सकता है। तो हम अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जितना ज्ञान प्रकट है हमारे, उस ज्ञान को अपने ज्ञायक के अनुभव में लगाएंगे तो निश्चित रूप से वह ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित होगा और अपने अनंत गुण पर्यायों सहित लोकालोक के समस्त पदार्थों को जान पाएगा। और इसकी महिमा तो क्या कहें, लेकिन उस केवल ज्ञान के साथ प्रकट होने वाला जो अनंत सुख है, उस अनंत सुख का यह जीव घटाघट रसपान करेगा। ऐसा हमारा स्वभाव है और ऐसी हमारे ज्ञान स्वभाव की महिमा है। एक बार 80वीं गाथा यहाँ पुनः पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आज की क्लास यहाँ पूर्ण करेंगे। कल हम अगली गाथा पर चर्चा करेंगे। ठीक है। निच्चोणाणवकाशो रसावकाशो पदेश दो भेदा अंधाणम पिय कत्ता अविहत्ता काल संखाणम। इस तरह हमने परमाणु की अनेक विशेषताओं को यहाँ समझा है। और वह परमाणु एक प्रदेशी है और एक प्रदेशी होने के कारण भी उसका कितना महत्व है, ये सब बातें हमने यहाँ पर समझी। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे और 81वीं गाथा पर चर्चा करेंगे, और जिसमें परमाणु द्रव्य में गुण पर्याय वर्तने का कथन। तो उस परमाणु जो पुद्गल द्रव्य है उसमें गुण पर्याय होते हैं, है ना, और किस तरह होते हैं, इसकी सुंदर चर्चा आने वाली है, वो हम पढ़ेंगे। जिनमाणी स्तुति करें। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं संगीता जी। जिनमाणी ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ। द्वादश सांग जिनमाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। 9 बार नमो काल।